तो एक पर्सन के अंदर नो एंटिटी, एक लेडी थी, फीमेल थी, उनके अंदर नो एंटिटी ने प्रवेश किया था। आप नो एंटिटी का प्रवेश करने का मतलब आप समझ सकते हो कि वो कितना बुरा हालत होगी उसकी। हाँ, ये चीज़ है नोएडा के आसपास की, नोएडा के आसपास का केस है। अच्छा। तो जब हम सोल को कम्युनिकेट कर रहे थे, मतलब हम जाने की कोशिश कर रहे थे इसके बारे में, तो किसी न किसी का ऐसा सीन था कि ब्लैक मैजिक वाली स्थिति कराई गई थी इसको। तो जिस पर्सन के ऊपर वो क्रियाएँ थी, तो जब उस पर्सन से हम उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे, तो किसी न किसी सोल के थ्रू हमको चीज़ें बताई गई थी कि मैं ये नाम है, मैं वो चीज़ हूँ, वहाँ से आई हूँ, वो सारी चीज़ें बताई। पहली चीज़। अब एक केस मैं आपको बताता हूँ। ये केस मेरे एक रिलेटिव के साथ हुआ। मेरे मेरे एक रिलेटिव हैं, उन्होंने दिल्ली में कहीं फ्लैट लिया था। उन्होंने कहीं फ्लैट लिया, तो उन्हें वो सस्ता फ्लैट मिल गया क्योंकि वो घर था हॉन्टेड। एक दिन उनके घर में पूजा थी, तो जब उस घर के अंदर एंट्री की गई, तो आवाज़ आती है पीछे से, बाहर जाओ, इस तरह की आवाज़ें आने लगी। ठीक है? आवाज़ आई, कोई दिक्कत नहीं, उनको लगा कि ऐसे ही होगा। तो पंडित जब अंदर घुसा, अब जब वो एंटिटी पंडित के सामने खड़ी हो गई, वो एंटिटी जब आई सामने, भाई साहब पंडित की हवा खराब। केस था, हम गाजियाबाद के अंदर लोकेशन पे इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। वहाँ पे हम अभी तक 2 टाइम इन्वेस्टिगेट कर चुके हैं। एक टाइम तो हमको कुछ नहीं मिला, जो कि अभी मैंने लेटेस्ट किया था। लेकिन उससे पहले जब हम फर्स्ट टाइम हमने वहाँ पे इन्वेस्टिगेट किया, तो वहाँ पे ऐसे सीन देखा गया कि मेरे गैजेटों ने काम करना बंद कर दिया। मैं जो सामान लेके गया था, मेरा बैग को फाड़ दिया गया था। हमारे जो कैमरास वगैरह थे, हम चेक, क्योंकि चैनल वालों के साथ हम वहाँ पे काम कर रहे थे, हमारे कैमरास वगैरह इधर-उधर गिरा दिए गए थे। कैमरास के जो ट्राइपॉड होते हैं, जो बैग के अंदर माइक वगैरह रहते हैं, वो इधर-उधर फैला दिए गए थे। हमारा बैग पूरा का पूरा फाड़ दिया गया था। हमारे सामान, जो हमारे गैजेट वगैरह, उनका बॉक्स इधर-उधर फेंक दिए थे। अब तक ओझा बिल्कुल। बोर्ड इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है? लेकिन हाँ, मैंने ओझा बोर्ड को इस्तेमाल करने के लिए मैं मना करता हूँ लोगों को, क्योंकि अगर हो सकता है कोई चीज़ आ गई, तो फिर वो बहुत ही हालत खराब कर देगी आपकी। जैसे कि हम लोग मूवीज़ के अंदर भी देखते हुए आ रहे हैं, घोस्ट स्टोरीज़ के बारे में, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में। बहुत सारी मूवीज़ भी ऐसी बनी है जहाँ पर स्पिरिट्स और भूत पिशाच का पूरा वो हुआ है। सो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके एक्सपीरियंसेस से आपने कौन-सी ऐसी लोकेलिटीज़ हैं, जहाँ पे आपने ये वाली एक्टिविटीज़ होते हुए देखी हैं? देखिए, लोकेलिटीज़ जो हैं, ऐसा नहीं है कि कोई परमानेंट हमको या कोई ऐसी स्पेशल ये लोकेशन चाहिए जहाँ पे एक्टिविटी हो सकती है। ठीक है? ये एक्टिविटी हो कहीं भी सकती है। एक्चुअली क्या होता है, जो जो भी एक्टिविटीज़ होती है, जितनी भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है, ये ऐसे लोकेशंस पे होती है जहाँ पे जैसे कोई घर है, काफ़ी टाइम से बंद पड़ा हुआ है। सनलाइट वहाँ पे नहीं प्रॉपर आ रही है। चाहे वो एक घर मान लीजिए, चाहे वो खंडहर मान लीजिए, या आप किसी भी तरह की ऐसी लोकेशन मान लीजिए जहाँ पे प्रॉपर सनलाइट नहीं है, जहाँ पे प्रॉपर एक्टिविटीज़ नहीं होती, जो काफ़ी टाइम से बिल्कुल बंद पड़ी है। ऐसी-ऐसी जो लोकेशंस होती हैं, इन लोकेशन पे क्या होती है, सोल आके रहने लग जाती है। और देखिए क्या होता है, जब कोई चीज़ वहाँ पे रहने लग जाती है, तो कहीं न कहीं वो अपना हक जमाने वहाँ पे लग जाती है कि ये जगह मेरी है। तो इस तरह के केसेज़ ऐसी जगह पे पाए जाते हैं। अब मान लीजिए, आपको मैं बताता हूँ, आपने आजकल बहुत ऐसे केसेज़ देखे होंगे प्रॉपर्टी को लेके, कि जो लोग लॉन्ग टाइम से किसी जगह पे रह रहे हैं, अगर वो उनका नहीं है, वो रेंट पे भले रह रहे हैं, तो बहुत से लोग क्या होते हैं, लीगल एक्टिविटी ठोक देते हैं कि मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, तो ये घर मेरा है। उसके उस तरह के केसेज़ भी आप सुनने को मिलते होंगे आपको। तो उसी तरीके से चीज़ें ये होती हैं इसमें। क्योंकि अगर हम यहाँ पे रहने लग जाए, अगर वहाँ पे कोई सोल रहने लग जाएगी, और इन बिटवीन जब वो सोल वहाँ पे रह रही है, उस टाइम पे आके कोई पर्सन भी रहने लग जाएगा, तो वो उन सोल को बर्दाश्त नहीं होगा। वो कहीं न कहीं उसको भगाने की वहाँ से कोशिश करेंगी, उसको वहाँ से हटाने की कोशिश करेंगी। वो उसको ये दिखाएँगी कि ये जगह मेरी है, यहाँ पे मैं रह रही हूँ, तो यहाँ पे तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, तुम यहाँ पे नहीं रह सकते। ओके। एंड सर, ये जो आपने अभी डिस्कस किया है कि जो स्पिरिट्स वगैरह वो आके रहने लग जाती है अगर वो बहुत टाइम से घर बंद है और सनलाइट नहीं आ रही है, तो इनका मेन इंटेंशन क्या होता है? कोई भी अगर आता है उस वाली लोकेलिटी के अंदर तो उनको हार्म पहुँचाती है? देखिए, एक्चुअली क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि वो स्टार्टिंग में हार्म पहुँचाना ही शुरू करेगी। कहीं न कहीं जैसे क्या होता है, अब आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, मान लीजिए आप हो, आप अपने घर में रह रहे हो, और कोई दूसरा बंदा आके आपके घर में कोई ज़बरदस्ती अधिकार जमाने की कोशिश कर रहा है, तो सबसे पहले आप उसको हटाने की कोशिश करोगे। आप ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप उसके ऊपर हमला करोगे, या डायरेक्ट आप उसको वो करो, पहले उसको डराने की कोशिश करोगे, पहले उसको वहाँ से हटाने की कोशिश करोगे, उसको समझाने की कोशिश करोगे, उसको दिखाने, है ना? वो सारी चीज़ करोगे। तो इसी तरीके से सोल है, अगर मान, क्योंकि क्या होता है कि उनके पास शरीर नहीं है, वो किसी के सामने अपने आप को ज़ाहिर नहीं कर सकती, ठीक है ना? वो कहीं न कहीं अपने सिम्पटम्स दे सकती है, डरा सकती है, वो चीज़ कर सकती है। तो कहीं न कहीं वो चीज़ करने की कोशिश करती हैं।
वो ज़ाहिर कराने की कोशिश करते हैं कि उनको लगे कि यहाँ पे कोई है। वो कुछ ऐसी एक्टिविटी करने की कोशिश करते हैं कि सामने वाले को डर लगने लग जाए कि सामने वाला वहाँ से हट जाए, खुद ही वहाँ से चला जाए। ठीक है ना? उस तरह की चीज़ें करने लगती है। तो देखिए ऐसा नहीं है कि सारी सोल खतरनाक होती है। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस स्टडी किए हैं जिसमें सोल इंसानों की मदद भी करती है। तो ये तो बिल्कुल भ्रम है कि सोल हर सोल किसी ना किसी का नुकसान करती है। ये बिल्कुल भ्रम है। और दूसरी चीज़ अगर हम बात करें पैरानॉर्मल साइंस की, तो पैरानॉर्मल साइंस को लेके लोगों के अंदर एक मिथ है कि पैरानॉर्मल साइंस केवल एंटिटी, सोल इनसे संबंधित विज्ञान है। पैरानॉर्मल साइंस बियॉन्ड नॉर्मल जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, अब बियॉन्ड नॉर्मल के अंदर कुछ भी चीज़ आ सकती है, तो वो पैरानॉर्मल साइंस बियॉन्ड नॉर्मल एक्टिविटी पे इन्वेस्टिगेशन का काम करता है। वो बियॉन्ड नॉर्मल एक्टिविटी को जानने की कोशिश करता है, ना कि केवल और केवल घोस्ट हंटिंग। घोस्ट हंटिंग, स्पिरिट, सोल, ये सारी की सारी पैरानॉर्मल साइंस का एक छोटा सा पार्ट है, जिसको घोस्ट हंटिंग के रूप में हम लोग जानते हैं। तो पैरानॉर्मल साइंस इज नॉट कॉल्ड कि हम उसको पैरानॉर्मल साइंस को या किसी भी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को हम ये नहीं कहेंगे कि वो केवल घोस्ट हंटिंग ही करता है। वो क्या करता है, वो इन चीज़ों पर जितनी भी अबनॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं, जितनी भी ये सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि बियॉन्ड नॉर्मल है, उन एक्टिविटीज़ पर रिसर्च करता है, उनके एविडेंस कलेक्ट करता है और उसके आधार पे वो उन घटनाओं के बारे में बताता है कि ये घटना कैसे हुई है, इन घटना के पीछे क्या रीज़न है, किस वजह से हुई है, वो सारी चीज़ें होती हैं। ओके। सर आपने कोई ऐसा इंसिडेंट देखा है, आँखों देखा, जो आप शेयर करना चाहो, बहुत ज़्यादा स्कैरी हो? देखिए, इस इंसिडेंट तो बहुत ऐसे रहे हैं जो आँखों के सामने देखे हैं, लेकिन ख़ासकर मैं एक अपना जो इंसिडेंट बोलना चाहूँगा। मैं अक्सर मोस्टली पॉडकास्ट में बता ही देता हूँ, क्योंकि क्या है देखिए, हमारा मतलब अंधविश्वास फैलाना नहीं है। हम चाहते हैं कि लोग जागरूक हों। तो मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ, केवल और केवल वो साइकोलॉजिकल रिलेटेड प्रॉब्लम से लगता है। ठीक है? बुराड़ी कांड आपने सुना था, जब एक घर में कितने सारे बिल्कुल। लोगों ने फांसी लगा ली थी। ठीक है? उस टाइम पे ये सारी चीज़ें एक ज़ोर-शोर पे थी, ठीक है? उस टाइम हमारे पास में केस आता था कि एक गार्ड्स होता है, जो सिक्योरिटी गार्ड होता है, वो हमारे पास में कॉल करता है कि सर ऐसे-ऐसे मेरी पत्नी मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करना चाहती है, ये करना चाहती है, उस तरह की चीज़ें हो। अब होता क्या है, वो जब फ़ोन करता है तो अब हमको नहीं पता स्टार्टिंग में क्या है क्या नहीं है, लेकिन बात से थोड़ा अजीब सा लग रहा था। जब उससे मुलाकात हुई तो मुलाकात में सारी चीज़ें समझ में आ गई कि ये कोई ऐसी-वैसी प्रॉब्लम नहीं है, ये इसका वहम है या फिर इसको हम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम कह सकते हैं। ठीक है? अब उसके बाद में जब हमने उसके बारे में जानने की कोशिश की, उसके फैमिली के बारे में जानने की कोशिश की, तो वो थोड़ा-सा ऊट-पटांग व्यवहार करने लगा, ये चीज़, वो चीज़ मैं नहीं लेके जा सकता मैं। तो उस टाइम चीज़ें हमारी समझ में आ गई। क्यों? क्योंकि अगर एक साइकोलॉजिकल पेशेंट होता है, तो साइकोलॉजिकल पेशेंट की आपको बात करने से ही पता लग जाता है कि वास्तव में वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है या उसको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। उसके व्यवहार का, उसके बात करने का तरीका काफ़ी अलग होता है नॉर्मल लोगों की अपेक्षा। तो वो चीज़ हमारी समझ में आने लगी। उसके बाद में फिर अब जब हमने ये चीज़ देखी तो हमने सोचा कि भैया ठीक है, इस तरह की चीज़ें हैं तो हम इस तरीके से काम, तो हमने उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसी की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के आधार पे किया। मतलब हमने उसका इलाज में कोई मंत्र, कोई ये चीज़ नहीं की, क्योंकि वो बीमारी थी नहीं, वो चीज़ ऐसी थी नहीं कि उस पे इस तरह की चीज़ें लागू की जाए, क्योंकि जब वास्तव में कुछ था ही नहीं तो हम करते क्या? तो हमने भी क्या किया, साइकोलॉजिकल फंडा अपनाया। साइकोलॉजिकल फंडा अपनाया और साइकोलॉजी के फंडा से उसका ट्रीटमेंट किया। हमने क्या किया था, हमने एक नींबू के बेस पे उसका इलाज कर दिया और वो उस टाइम पे ठीक भी हो गया। तो ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, क्योंकि क्या होता है ना, देखिए आदमी को ये लगता है कि मेरे साथ में कभी-कभी वहम हो जाता है या कभी-कभी आदमी की नींद पूरी नहीं हो पाती, किसी न किसी तरह का स्ट्रेस हो जाता है माइंड के ऊपर या किसी न किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है या फिर उसके साथ-साथ कोई लॉन्ग टाइम से मेडिसिन खा रहा हो, उससे भी चीज़ें हो सकती हैं, नींद पूरी ना हो पाना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। कुछ पहला इंसि इसी जन्म का कुछ पहला इंसिडेंट जो उसने जिसके उसके माइंड के ऊपर जोर डाला हो, जिसकी वजह से उसके माइंड में कुछ ना कोई केमिकल लोचा हुआ है और कुछ ना कुछ सडनली कोई ऐसी चीज़ हुई हो जिसकी वजह से उसको ये प्रॉपर तरीके से दोबारा रीएक्टिवेट हो गई हो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो देखनी पड़ती है उसके लिए। तो सर जैसे आपने मेंशन किया कि उसका इलाज आपने लेमन करके कुछ करा ना, लेमन से। तो मेरे को एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर जब भी ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उसको क्योर करने के लिए नारियल वगैरह और नींबू वगैरह क्यों यूज़ करते हैं? इसके पीछे का क्या साइंस है? देखिए, ये सारे के सारे देखो, खासकर नींबू नहीं, ऐसा नहीं है कि खाली नींबू-नींबू, हम लौंग के थ्रू भी करते हैं। ये जितनी भी चीज़ें होती है ना, ये खासकर एक तरीके से, जैसे आपने भोजन के बारे में सुना होगा, सात्विक, तामसिक, इस तरह की चीज़ों के बारे में सुना होगा। अगर आप सात्विक खाते हो तो हरा पत्ता, गा
ये जो जितने भी आपकी पालक वगैरह की सब्जी हो गई वो सारी की सारी, और तामसिक के अंदर आपका प्याज, लहसुन, ठीक है ना? तो इसी तरीके से इन चीज़ों को डिफाइन किया गया है एक अलग वे में। तो कहीं न कहीं इन चीज़ों के अंदर कहीं न कहीं उस तरह की चीज़ें होती हैं जो आदमी को अपर हाई लेवल पे लेके जाती है, उनकी सोच को हाई लेवल पे, उनकी बॉडी के अंदर, क्योंकि क्या है देखिए हमारी बॉडी से कुछ भी बाहर नहीं है। अब क्या है, अब कोई चीज़ हमारे बॉडी के ऊपर जल्दी इफ़ेक्ट करने लग जाती है, कोई चीज़ हमारी बॉडी पर धीरे-धीरे इफ़ेक्ट करती है। तो कहीं न कहीं इनके अंदर कुछ ऐसा तेज होता है, कहीं न कहीं उनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जो उस तरीके की चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है या उस तरह की चीज़ों को हाइपर लेवल पर लेके जाती हैं। तो इस तरीके की वजह से हम कुछ जैसे ऐसा चीज़ें बोलते हैं कि नॉर्मल सात्विक हो गया, तामसिक हो गया, है ना? उस तरीके के खाने की वजह से, उस तरीके की चीज़ें की वजह से हम इनको, क्योंकि क्या होता है अगर आप देखिए मैं आपको क्लियरली जेन्युइन एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप एक नॉर्मल चीज़ें खाओगे, आप जैसे नॉर्मल हरी सब्ज़ी खाते रहोगे, तो कहीं न कहीं आपका जो माइंड रहेगा ना, वो एकदम बिल्कुल सात्विक रहेगा, और जैसे ही आप कहीं न कहीं तामसिक खाना शुरू कर दोगे, आप नॉन-वेज खाना शुरू कर दोगे, तो कहीं न कहीं आपकी बुद्धि, आपका माइंड भी उस तरीके का होता चला जाएगा। हुँ, तो हुँ। फ़र्क इन चीज़ों का भी पड़ता है। तो इसी वजह से जो सात्विक चीज़ें होती हैं, जो नॉर्मल वो होती है, वो नॉर्मल पूजा के अंदर, और जो तामसिक वगैरह होती हैं, जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, वो इस तरह की चीज़ों के अंदर इस्तेमाल की जाती है। ओके। और नारियल क्या एंड होता है, नारियल का इस्तेमाल इन क्रियाओं में नहीं किया जाता। वो सूखा गोला जो होता है, वो हवन के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, और जो नारियल जो आप कह रहे हो, नारियल जो पानी वाला नारियल होता है, वो शुभ कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जैसे किसी के अच्छा। घर में गृह प्रवेश हो, या फिर किसी की शॉप की फर्स्ट ओपनिंग हो, है ना? या फिर किसी ने अपने घर को दोबारा रिन्यू करा के वहाँ पे दोबारा प्रवेश किया हो, तो उसके शुभारंभ के लिए सबसे पहले हम नारियल को फोड़ के प्रवेश करते हैं, क्योंकि उसके जल के अंदर इतनी शीतलता होती है कि वो आस-पास के जो एरिया को, जो वो चीज़ों को काफ़ी हद तक एकदम पॉज़िटिव कर देती है। उसका जल इतना पॉज़िटिव होता है। अच्छा। एंड सर अगर जैसे बुरारी फैमिली का अपन ने थोड़ी देर पहले मेंशन किया था, तो उसके अंदर क्या फाइंड आउट हुआ था कि सर कोई स्पिरिट वगैरह पजेस हुई थी या फिर उसका एक्चुअल क्या था? देखिए, इस केस को तो अभी जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मैंने सुना है, ये पूरा केस कभी सॉर्ट आउट अभी तक हुआ नहीं, वो घर ही बंद है। तो कहते हैं कि कहीं न कहीं वो किसी तांत्रिक के जाल में फँसा था, या कहीं न कहीं साइकोलॉजिकल गेम की वज़ह से फँसा था। किसी ने उसके माइंड के अंदर उस तरह की चीज़ें भर दी थी। अगर एक इस टाइम पे, एक सेम टाइम पे आप सारे के सारे घरवाले अगर मरते हैं, तो उनको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। इस तरह का कहीं न कहीं उनके माइंड के अंदर चीज़ें घुसाई गई थी। नहीं तो अगर वो उस तरीके से कुछ ना कुछ उनको टेंशन होती कहीं ना कुछ, क्योंकि उनको टेंशन नहीं थी, उनको कुछ किसी तरह की कोई भी इशू नहीं था, अच्छा खासा उनका सारा कुछ था, ठीक है ना? तो अगर कहीं ना कहीं दूसरी तरीके की चीजें होती, तो दूसरा रूप लेती वो कहीं ना कहीं। लेकिन ये तो सब एक नॉर्मल फंडा था, तो कहीं ना कहीं ये चीज मान सकते हैं हम लोग कि वो कहीं ना किसी अंधविश्वास के अंदर घुसे हों, कहीं न कहीं किसी व्यक्ति ने उनके मन में, या किसी न किसी के द्वारा उनके मन में कोई अंधविश्वास डाला गया हो, जिसकी वजह से उन्होंने सेम टाइम पे सभी लोगों ने एक साथ सुसाइड कर लिया। हुँ। मैंने ये देखा था उसके अंदर कि जो उसके मेन हेड जो थे, उसके फादर जो थे, जो कि पूरा लीड कर रहे थे फैमिली को, तो वो ऐसा कह रहे थे कि ना उनके ग्रैंडफ़ादर से उनकी बात होती थी रात को, मंदिर के सामने। तो वो जो प्रोसीजर है, जिस दिन वो लोग पूरी फैमिली पूरे मर गए थे लोग, वो जो प्रोसेस है वो 10 साल पहले से चलता हुआ आ रहा था। वो उसके ग्रैंडफ़ादर से जो भी उसकी बात होती थी, तो वो पूरा है ना पेन डाउन अपने बुक के अंदर लिखता था कि ऐसे-ऐसे हमको इस वाली तारीख को, इस वाली पोजीशन के अंदर ऐसा लटकना है और तुम मेरे पास ऐसा सुखी रहोगे और ये सब रहोगे, ऐसी वाली चीज़ें उन्होंने कम्युनिकेट करी थी। ऐसा फिर डिक्लेयर हुआ था कि उसके ग्रैंडफ़ादर से उसकी बात होती थी और ग्रैंडफ़ादर ने ऐसा बोला था करने को। खैर कुछ भी हो सकता है वो तो। देखिए एक्चुअली क्या है ना, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ग्रैंडफ़ादर से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि वो खुद से ग्रैंडफ़ादर से कम्युनिकेट कर रहा होगा। किसी न किसी ने तो उनको ट्रिक सिखाई होगी ना। अब किसी हुँ, सोल से, किसी एंटिटी से कम्युनिकेशन ऐसे थोड़ी हो सकता है, या कोई भी व्यक्ति ईज़िली सो कम्युनिकेट कर लेगा किसी से। तो देखो कहीं न कहीं हुँ, किसी न किसी व्यक्ति का तो हाथ है। ये तो ज़ाहिर है कि कहीं न किसी व्यक्ति के कहने पे, कहीं न किसी व्यक्ति के समझाने पे, कहीं न कहीं कुछ न कुछ चीज़ों की वज़ह से तो उन्होंने कुछ न कुछ किया है। ये तो क्लियर बात है। हुँ। ब्लैक मैजिक वग़ैरह उसके अंदर एंड में दिखाया गया था कि ना वहाँ पे हवन कुंड भी रखा हुआ है छत के ऊपर और बहुत सारी वियर्ड चीज़ें थी। 11 तरीके के पाइप वग़ैरह लटके हुए थे बाहर की तरफ। बहुत अलग चीज़ें देखो थी। भाई, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब तक किसी भी लोकेशन पे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ना हो, ठीक है ना? क्योंकि एक्चुअली ये बन गया था पुलिस केस, ये बन गई थी एक मिस्ट्री।
ठीक है ना? अगर गवर्नमेंट अगर चाहती तो किसी ना किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो कि खासकर इन चीज़ों पे इन्वेस्टिगेट करती है, अगर पुलिस के साथ में मिलके इन चीज़ों का सहारा लेके काम करती, तो कहीं न कहीं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रॉपर तरीके से ये चीज़ें समझ में आ जाती हैं। लेकिन पुलिस अपनी तरफ से, क्योंकि क्या है ना, कानून, कोर्ट वगैरह इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता, उनको एविडेंस नहीं होते हैं। ठीक है? एविडेंस भी मिलते हैं, ऐसा नहीं है एविडेंस नहीं मिलेंगे, एविडेंस मिलते हैं। अगर हम कम्युनिकेशन करते हैं किसी ना किसी से तो उसका एविडेंस होता है। कहीं न कहीं अगर हमारा K2 मीटर, अगर हम कहीं न कहीं कम्युनिकेट कर रहे हैं तो अपने K2 मीटर के ज़रिए करेंगे। कहीं न कहीं तो उसके प्रेज़ेंस का अनुभव होगा उसके अंदर, कम्युनिकेशन होगा प्रॉपर तरीके से। और कुछ जगह पे चीज़ें रिकॉर्ड भी हो सकती है, जैसे कि हमारा ईवीपी रिकॉर्डर होता है, जैसे कि हमारा इकोवॉक्स वगैरह होता है, ठीक है ना? उसके अंदर चीज़ें भी सुनाई देती है। कहीं न कहीं हमारा PSV-7, PSV-11 जो गैजेट होता है, उनके थ्रू भी होता है कम्युनिकेशन। तो वो चीज़ें सारी आती हैं कम्युनिकेशन में, उस आवाज़ भी सुनती है। लेकिन उस चीज़ के लिए फिर प्रॉपर तरीके से एविडेंस के लिए, जैसे कि मैंने बताया था, ईवीपी रिकॉर्डर का इस्तेमाल किया जाता है इस तरह की वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए। तो वो चीज़ें मिलती। तो अगर गवर्नमेंट चाहती, अगर इस तरह के इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का सहारा लेके काम करती, तो कहीं न कहीं किसी न किसी लॉजिक तक तो पहुँच सकते थे वो लोग आराम से। सही इसके अंदर इस केस के अंदर सिर्फ़ पुलिस इंस्पेक्टर ही इन्वॉल्व थे या फिर पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट भी थे, इन्वेस्टिगेटर भी थे या फिर टोटली देखिए पुलिस सँभाल रही थी? देखिए टोटल पुलिस ही सँभाल रही थी ना केस को, मैंने बताया ना कि पुलिस ही कर रही थी, हाँ, क्योंकि और लोगों को तो अंदर जाने की अनुमति थी नहीं ना। बिल्कुल। एंड सर ये जो आपने डिवाइसेज़ के नाम लिए हैं, ये मेजरली सबको एक्सेसिबल हैं या फिर सिर्फ़ सर्टिफ़ाइड लोगों को ही खरीद सकते हैं ये जो डिवाइसेज़ हैं? देखिए, अगर देखिए ये तो आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाती है, गूगल अच्छा, से कोई भी मँगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। लेकिन कॉस्टली आती है, डिवाइसेज़ आती है, कॉस्टली आती हैं। जैसे कि एक हमारा K2 मीटर है, कम से कम 4000 5000 रुपए का K2 मीटर आता है। ईवीपी रिकॉर्डर अच्छा। 8 से 10,000 रुपए के आस-पास ईवीपी रिकॉर्डर आता है, जो बेटर रहता है। कॉस्टली आती है डिवाइसेज़, तो हर कोई ईज़िली तो मँगवाएगा नहीं, जब किसी को काम होगा तभी कोई मँगवाएगा। बिल्कुल। ज़ाहिर-सी बात है, इतनी कॉस्टली कौन मँगवाएगा? कोई फालतू के लिए तो कोई मँगवाएगा नहीं। एंड सर आपने किस जगह ट्राई आउट करी हैं ये डिवाइसेज़? कहीं ऐसे लोकेशन पे गए हो आप? देखिए, मैं तो बहुत जगह लोकेट अभी मैं फ़िलहाल 98.3 एफ़एम के साथ में काम कर रहा हूँ न्यू दिल्ली के साथ में, मिर्ची। ठीक ओके, है? तो वहाँ पे हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग डिवाइसेज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके अलावा अगर हम किसी के घर में नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करते हैं या किसी भी लोकेशन पे हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो वहाँ पे हम इन डिवाइसों का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, हम लोग डिवाइसों के आधार पर हम डिवाइस लेके जाते हैं, डिवाइसों के आधार पर एविडेंस को कलेक्ट करते हैं। उन एविडेंस को कलेक्ट करने के बाद में उनको प्रॉपर तरीके से समझा जाता है, उनको प्रॉपर तरीके से रीड किया जाता है। फिर उन के आधार पर हम किसी न किसी चीज़ को बोलते हैं कि यहाँ पे जो भी घटना है वो पैरानॉर्मल तथ्यों पे आधारित है या नहीं है, वो जो पैरानॉर्मल के प्रोटोकॉल है उनको फॉलो कर रही है प्रॉपर तरीके से या नहीं कर पा रही है या नहीं है, वो सारी चीज़ें फिर उन एविडेंस को समझने के बाद बताई जाती हैं। ओके। एंड सर ये मेनली डिवाइसेज़ क्या फ्रीक्वेंसी वगैरह रिकॉर्ड करते हैं या वाइब्रेशंस वगैरह ही, जिससे पता लगता है? देखिए, हाँ, ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी जो होती है, ये फ्रीक्वेंसी वगैरह होती है, इसी पे काम करती है ये सारी। जैसे कि K2 मीटर है, वो ईएमएफ को कैच करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को कैच करता है, ठीक है? ईएमएफ को कैच करती है, और ये हमारी जो ईवीपी है ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करता है। तो अलग-अलग तरीके की चीज़ें हैं। अब कहते हैं कि जहाँ पे अगर कोई सोल है, तो वहाँ पे क्या होता है, ईएमएफ की वजह से टेम्परेचर क्या है, अप डाउन की स्थिति होती है, फ्लक्चुएशन चलने लगता है टेम्परेचर के अंदर। इसी वजह से हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स जो होते हैं, जैसे कि बल्ब वगैरह, है ना, वो खराब होने लगते हैं। तो कहीं न कहीं टेम्परेचर का भी रोल होता है इसके अंदर। अगर वास्तव में किसी कमरे का टेम्परेचर एकदम से हाइपर हो गया और एकदम से लो हो गया, तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ काला है धान के अंदर। लेकिन ओके, एक नॉर्मल लेवल तक तो चलता है कि ऊपर-नीचे एक नॉर्मल लेवल तक तो होता रहता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब एकदम से अबनॉर्मल हो जाए, यानी कि एक ब अभी 10 था, तो एकदम से 30 हो जाए, 20 हो जाए, उस तरीके का जो लेवल होता है, 20-25 हो जाए, एकदम से इतना ज़्यादा हो जाए, तो वो उस पे कहीं न कहीं चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ओके। एंड सर उसको जैसे आपने बताया टेम्परेचर अप होता है, तो क्या फिर उससे क्या पता लगेगा कि कुछ ना कुछ हाई वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी फ़ोर्स है, स्पिरिट है? देखिए ज़रूरी नहीं है कि स्प्लिट की वजह से हो रहा होगा। देखो कोई ना कुछ अब ज़रूरी नहीं है कि हर जगह टेम्परेचर अगर घट रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि देखिए वहाँ पे चेकिंग की जाती है। अगर एविडेंस हमें मिल रहे हैं, तो उसी आधार पे तो हम बोलेंगे। अगर मान लीजिए आप बताइए, मेरे पास में एविडेंस नहीं है और मैं अगर किसी चीज़ को बोल दूँ, तो मैं किसी के सामने प्रूफ़ कैसे करूँगा कि यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं? बताइए आप।
बिल्कुल। तो प्रूफ वगैरह तो चाहिए ना उसके लिए, तो बिना प्रूफ के आधार है, देखो एक हम लोग साइंटिफिक लेवल पे काम कर रहे हैं, हम लोग साइंस को वैल्यू देके काम कर रहे हैं, हम साइंस लेवल पे काम कर रहे हैं, हम ना कि अंधविश्वास पे काम कर रहे हैं। तो हमें जो एविडेंस मिलता है, हमें जो चीजें मिलती है, हम उसके आधार पे चीजें बताते हैं। हम ऐसा नहीं कि अगर मेरे को किसी ने बोल दिया नहीं यहाँ पे है कुछ, तो मैं आपको बोल दूं मैं है यहाँ पे। जब तक मैं अपनी आंखों से उनको चीजों को देख ना लूं, अपनी आंखों से चीजों को भाप ना लूं, अपने आप से चीजों को वहाँ पे समझ ना लूं, तब तक मैं किसी भी चीज पे कोई भी बात नहीं बोल सकता हूँ। क्योंकि हम लोग साइंटिफिक लेवल पे काम कर रहे हैं, हम लोग साइंटिफिक साइंस को मान के काम करते हैं, हम अंधविश्वास को फॉलो नहीं करते। क्योंकि आजकल क्या है, लोग किसी ने कहा कि यहाँ पे कुछ है, तो दूसरा भी कहेगा हाँ मुझे, चाहे उसको दिखाई ना दे, तीसरा भी बोलेगा, चौथा भी बोलेगा, तो इस तरीके से फैलती चली जाती है। लेकिन हम लोग उन चीजों का खंडन करते हैं, हम लोगों को क्या करते हैं, जागरूक करने का काम करते हैं हम, ना कि लोगों के अंदर अंधविश्वास फैलाने का काम करते हैं। ट्रू। एंड सर अगर आप कोई ऐसा बढ़िया जो आपको केस लगा हो, जो आपने इन्वेस्टिगेट किया हो और सबसे स्कैरी हो आपकी लाइफ का, वो शेयर करना चाहेंगे तो बताइए। देखिए एक केस था, हम गाजियाबाद के अंदर लोकेशन पे इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। वहाँ पे हम अभी तक 2 टाइम इन्वेस्टिगेट कर चुके हैं। एक टाइम तो हमको कुछ नहीं मिला, जो कि अभी मैंने लेटेस्ट किया था। लेकिन उससे पहले जब हम फर्स्ट टाइम हमने वहाँ पे इन्वेस्टिगेट किया, तो वहाँ पे ऐसे सीन देखा गया कि मेरे गैजेटों ने काम करना बंद कर दिया। मैं जो सामान लेके गया था, मेरा बैग को फाड़ दिया गया था। हमारे जो कैमरास वगैरह थे, हम चेक, क्योंकि चैनल वालों के साथ हम वहाँ पे काम कर रहे थे, हमारे कैमरास वगैरह इधर-उधर गिरा दिए गए थे। कैमरास के जो ट्राइपॉड होते हैं, जो बैग के अंदर माइक वगैरह रहते हैं, वो इधर-उधर फैला दिए गए थे। हमारा बैग पूरा का पूरा फाड़ दिया गया था। हमारे सामान, जो हमारे गैजेट वगैरह, उनका बॉक्स इधर उधर फेंक दिया गया था। आपको यूट्यूब पे भी वो वीडियो मिल सकती है। तो क्या हुआ था मेनली सर वहाँ पे एग्जैक्टली? एग्जैक्टली वहाँ पे किसी ना किसी सोल ने एहसास कराया था, कोई ना कोई चीज थी जो हमें वहां से निकलने के लिए बार बार कर रही थी। अच्छा, तो फिर आप और लोग तो हमारे फ्रीक आउट हो गैजेटों गए का, होंगे। हाँ वहां से फिर हम निकल गए थे, क्योंकि ये है ना, देखिए कहीं कहीं भागना भी अच्छा रहता है अगर हम वहां पे, बिल्कुल। क्योंकि देखो एक अकेला आदमी संभाल लेता है चीजों को, लेकिन हमारे साथ में चैनल के लोग भी थे, हमारे साथ में हम्म। फीमेल इन्वेस्टिगेटर भी थी, हमारे साथ में और लोग भी थे। तो एक आदमी होता तो वो संभाल भी लेता फिर भी, लेकिन जब इतने सारे लोग होते ना, तो समझदारी है भागने में वहां से, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आ बैल मुझे मार वो वाली स्थिति आपको दिखानी है। अच्छा, तो सर सर ऐसा हुआ है जैसे कोई, अगर आप इन्वेस्टिगेट करने गए हो किसी डेस्टिनेशन पे और वहाँ पे पीछे से कुछ ना कुछ ऐसे चल रहा है, आवाज़ें आ रही हैं या फिर अरे कुछ भैया ऐसा? मैं एक जगह इन्वेस्टिगेट करने गया था, दिल्ली का केस है, मेरे ऊपर चार्जर फेंक के, जैसे बोलते हैं ना चार्जर, मतलब मैं खड़ा था। अब क्या था, अब वो मैं, क्योंकि वहाँ पे मैं पूरा इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाया था, क्योंकि मुझे चीज़ें दूसरी टाइप की वहाँ पे लग रही थी। तो मैं वहाँ पे गैजेट वगैरह को चेक करने के लिए, जिस कमरे में उन्होंने मुझे एक्टिविटी होने का एहसास कराया, जिन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे एक्टिविटी, तो वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करा था। तो जैसे मैं उस साइड पे मुंह करके खड़ा था, उस साइड में फेस करके खड़ा था, तो पीछे से हवा में आता क्या है, इतना जो चार्जर आता है, मोटा वाला जो हैवी चार्जर आते हैं, वो चार्जर पीछे से आया, और एकदम से मुझे कुछ लगा कि जैसे मेरे पीछे से आ रहा है, वो मैं थोड़ा साइड हुआ, वो मेरे बराबर से निकला, नहीं तो मेरे सिर पर लगता बहुत बढ़िया तरीके से मेरा सिर फूट जाता और वहाँ पे। भाई साहब। उस तरह की चीजें भी होती हैं। तो उन लोगों का कहना क्या था, उन लोगों का, क्योंकि मैं उस टाइम पे मैं समझ गया था कि कुछ ना कुछ काला है इसके अंदर, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। लेकिन फिर जब बाद में मैंने इस चीज़ों को समझा, मैंने फिर सारी चीज़ों पे जो एविडेंस है सबको कलेक्ट किया, सारी चीज़ें की, तो मुझे उसका कुछ दूसरा रीजन समझ में आया। लेकिन फिर मैं वहाँ से, जब मैंने उनको वो चीज़ क्लियर करने की कोशिश की, तो उन लोगों का ये कहना था कि हम लोग को लगता है कि ऐसा है, कुछ है। लेकिन जो मैं चीज़ उनको समझाने की कोशिश कर रहा था, वो चीज़ उसको मान नहीं रहे थे लोग। तो फिर मैंने इसलिए बोला कि ठीक है मैम, मेरे को जो चीज़ लग रही है, क्योंकि मैं अपने अपने ज़मीर के खिलाफ या मैं अपने चीज़ों के खिलाफ नहीं जा सकता हूँ। मेरे को यहाँ पे चीज़ें हम्म। इस तरह की नहीं लग रही है। अगर आपको फिर भी लगता है और आप चाहते हो, तो आप कहीं और भी चीज़ें करा सकते हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ में। हम्म। क्योंकि मैं एक काम में एक प्रॉपर तरीके से काम करना है, जब तक मुझे एविडेंस नहीं मिलेगा, जब तक मेरे पास में कोई पक्का ऐसा एविडेंस नहीं होगा कि जिसके आधार पर मैं कह सकूँ हाँ कुछ है, तब तक मैं कोई इन्वेस्टिगेशन के अलावा कोई और काम नहीं कर सकता। क्योंकि आप एंड मुझे एक सर। चीज़ बताइए, मान लीजिए आपको हाँ। आपको खांसी है, ठीक है? आपको खांसी है, या किसी को फीवर वगैरह हो मान लीजिए, अब फीवर चढ़ने का रीज़न भी तो ना होगा ना कुछ, इन्फेक्शन हो गया, ठंड लग गई या कुछ हो गया। जब हमें यही नहीं पता हमको किस वजह से वो चीज़ है, तो हम दवाई क्या देंगे किसी को? हम्म। जब तक हमको चीज़ें नहीं पता कि वास्तव में है क्या, किस वजह से क्या है, तो हम उसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे? बिल्कुल।
लेकिन आजकल बैठे लोग, आप बैठे हैं इस तरह के लोग बाग, अरे तुम्हारे घर पे तो ये दोष है, तुम्हारे घर पे तो वो दोष है, अरे ये फलाना ढिमकाना, इतना पैसा दे दो, ये कर दो, वो कर दो। मैंने कहा ठीक है भैया, आपको जहाँ कराना है कराओ। हुँ। सर ये बताइए कि अगर जैसे आपको पता लगता है कि यहाँ पर कुछ गलत चल रहा है, यहाँ पे स्पिरिट वगैरह आ गई है, तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या होता है? उसको कैसे आप डील करते हैं? देखिए, पहला स्टेप, सबसे पहले मैंने आपको बोला ना कि हमें पहले एविडेंस चाहिए। एविडेंस मैं चाहिए। अग अगर ना पहले मुझे अगर कोई, देखो मैं सीधी सी बात बोलता हूँ, मुझे कोई भी क्लाइंट, अगर मैं किसी का भी केस सॉर्ट आउट करता हूँ, कोई क्लाइंट बुलाता है तो सबसे पहले बेसिक उसका इंटरव्यू लिया जाता है, उसके व्यूज लिए जाते हैं कि क्या है, या फिर और कोई विक्टिम हो, उसके अलावा और कोई विक्टिम हो, उसके सारे व्यूज लिए जाते हैं। फिर उन सबको इकट्ठा करने के बाद में फिर पहले एक बेसिक जो लेवल है हमारा, वो इन्वेस्टिगेशन का है। तो एक इन्वेस्टिगेशन तो कंडक्ट करनी पड़ेगी ही, क्योंकि जब तक हमें चीज़ें, देखो या तो हमारे सामने एक्टिविटी हो रही हो और हमको लग रहा हो कि वास्तव में रियल हैं चीज़ें, तो वहाँ पे हम लोग कुछ नेक्स्ट कदम उठाएंगे, और वो भी वो कदम वो उठाएंगे पहले हम उसके बारे में जानने की कोशिश करें ये है क्या चीज़। क्योंकि अगर किसी को है बुखार और मैं दे दूं निमोनिया की दवाई, तो क्या काम करेगा वो, बताओ। सही बात है। वो चीज़ है ना, तो पहले वो चीज़ देखनी पड़ेगी कि क्या प्रॉब्लम है और किस वजह से है। वो सारी चीज़ों को करने के लिए इन्वेस्टिगेशन मस्ट है। तो इन्वेस्टिगेशन के बाद में प्रूफ इकट्ठा होंगे, चीज़ों की जानकारी होगी, चीज़ों के बारे में पता लगेगा, फिर उसके बेस पे बताया जाएगा कि हम करना क्या सकते हैं या क्या करना चाहिए हमको, या फिर आप भी इजीली कर सकते हो, या कैसे हमारे थ्रू ही करना है, आपको किसी और के थ्रू करना है, तो आप चीज़ों को देख लीजिए। सही है। सर इसके अंदर जैसे अगर आपको पता लगे कि ये ना उस बंदे को हार्म पहुँच रहा है स्पिरिट्स के थ्रू, ठीक है? तो उसको भगाने के लिए आप लोग क्या करते हैं फिर? देखिए, उपाय तो एक नमक, एक चुटकी नमक भी काफ़ी है। अच्छा। एक चुटकी नमक से इलाज हो जाता है, एक चुटकी राख से इलाज हो जाता है। आप लाइट से इलाज कर दोगे, करने को आपको हवन भी करना पड़ जाए, करने को आपको हिप्नोटिज्म थेरेपी भी देनी पड़ जाए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कोई एक थेरेपी नहीं होती है। थेरेपी बहुत सारी हैं, लेकिन वो क्या होता है ना, समय, काल, देश और परिस्थिति के आधार पे आदमी को निर्णय लेना चाहिए। तो हमको वो समय, काल और स्थान के ऊपर चीज़ें देख के हमको वो चीज़ कन्फर्म करनी पड़ती है, वो चीज़ सोचनी पड़ती है कि हमको इस जगह पे इस तरीके से ये चीज़ करनी पड़ेगी, तब वो चीज़ें, क्योंकि हमको अपने अपने साथ-साथ किसी दूसरे का भी देखना है कि किसी दूसरे को कोई नुकसान ना हो जाए। क्योंकि हम हुँ। जिसका इलाज कर रहे हैं वो हमारे ऊपर भरोसे से आया, तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम उसका ठीक करें। अगर उसने हमारे ऊपर ट्रस्ट दिखाया तो हमारा काम बनता है कि हम उसके ट्रस्ट को टूटने ना दें। तुमको वो सारी चीज़ें सोचनी होती है इसलिए। एंड सर कभी ऐसा हुआ है कि वो जो बंदा जिसके अंदर पजेस हुई है वो स्पिरिट वो मर गया हो? देखिए, पजेस का मैंने अभी तक कोई ऐसा केस तो देखा नहीं है, किसी के ऐसे डेथ वगैरह तो हुई नहीं आज तक का। लेकिन हाँ, काफ़ी सारे केसेस हैं जिनके बारे में सुना है, जिनके बारे में स्टडी की है, बाहर के केसेस हैं। तो एक कहते हैं कि एक सोल थी, या एक फेयर फाइल्स पे एक शो आता था, जो कि हमारी आईपीएस वालों के जो इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी है उनके साथ में, उनके केस को मैंने देखा था एक बार। तो एक पर्सन के अंदर नो एंटिटी, एक लेडी थी, फीमेल थी, उनके अंदर नो एंटिटी ने प्रवेश किया था। आप नो एंटिटी का प्रवेश करने का मतलब आप समझ सकते हो कि वो कितना बुरा हालत होगी उसकी। और क्या वो मतलब उसके है सर शरीर को नॉन अंदर से एंटिटी का? खोखला, नो एंटिटी, 9 एंटिटीज, ओह! एक अच्छा। पर्सन के अंदर 9 एंटिटीज। फिर सर क्या हुआ उसके आगे बात बताइए? लास्ट के टाइम पे मतलब उनको बचा, तो उनको चीज, उनकी एंटिटीज निकाल तो दी गई, लेकिन वो फिर ज़्यादा टाइम तक, क्योंकि नो आत्मा, नो सोल एक साथ आदमी के शरीर में अगर रहती हैं, तो वो चीज़ आदमी को इजीली नहीं वो सर्वाइव कर सकता। तो कुछ टाइम के बाद उनकी डेथ हो गई थी, क्योंकि अंदर अंदर खाने आपको खोखला करती रहती है। नहीं ना, स्पिरिट तो सारी, स्पिरिट तो ना शरीर छोड़ दिया था लामास के थ्रू, उनकी सारी स्पिरिट निकाल दी गई थी, वो एक नॉर्मल हो गई थी। लेकिन एक्चुअली क्या होता है ना, देखिए आप एक चीज़ बताइए, आप किसी छोटे से, आप एक शरीर है, एक शरीर के अंदर एक ही तो सोल रह सकती है, एक शरीर के अंदर इतनी सारी सोल कहाँ रह सकती हैं। अगर आपको कोई और पजेस्ट कर लेता, कोई एक आत्मा, कोई एक सोल भी आपको पजेस्ट कर लेती है, तो आपकी हालत खराब हो जाती है ना। तो अब आप देखिए उसके शरीर में नौ आत्माओं का पोजिशन था, है ना। तो दोनों चीज़ों का जब पोजीशन था, तो उसकी हालत तो आप देख सकते हो, तो उसके शरीर की तो हालत और ख़राब हो गई होगी। डॉक्टर ने काफ़ी ट्रीटमेंट उसका किया, काफ़ी वो दिन हॉस्पिटल में रहे, लेकिन वो बच नहीं पाए प्रॉपर तरीके से।
आप एक ऐसे पर्सन को भी ठीक है। देख लीजिए, अगर किसी के ऊपर पोजीशन की स्थिति, आप मैं आपको एक नॉर्मल सी चीज़ आपको मैं बता देता हूँ। अगर एक भी सोल आपके शरीर को पोजीशन कर लेती है, एक भी सोल आपके शरीर को पोजेस कर लेती है, तो आपकी स्थिति बहुत खराब हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाएगी। जब आप ठीक हो जाओगे ना, तो आपको खुद से वीक लगने लगेगा कि मैं बहुत कमज़ोर हो चुका हूँ, मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा। आपको रिकवर होना पड़ेगा पहले चीज़ों को, और वहाँ पे तो नॉनो सोल थी, और ये कम से कम पता नहीं कितना टाइम तक उसके शरीर में वो रही थी। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो सर। हम्म। एंड सर, अगर हम बात करें, ये जो स्पिरिट्स होती हैं मेनली कैसे चूज करती है अपने होस्ट को? देखिए एक्चुअली क्या होता है, मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। देखिए, कोई भी सोल जो होती है ना, सबसे पहले तो वो ऐसे पर्सन को देखती है जो आंतरिक रूप से कमज़ोर है, यानी कि जो मन का कमज़ोर है। खासकर अगर हम एस्ट्रोलॉजी की, अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी बात करें, तो जिन व्यक्तियों के प्लैनेट्स में मून कमज़ोर होता है, या जिन लोगों की कुंडली के अंदर शनि राहु से रिलेटेड कुछ योग बनते हैं, जैसे प्रेत दोष, शाप दोष, इस तरह की चीज़ें बनती हैं, और कहीं ना कहीं उनका चंद्रमा पीड़ित होता है, कहीं ना कहीं उनका चंद्रमा कमज़ोर होता है, तो ऐसी व्यक्तियों को ये सोल अधिकतर अपना निशाना बनाती है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले इन चीज़ों को क्या चाहिए, आदमी माइंड का बिल्कुल कच्चा हो, वो अपने माइंड को स्ट्रोंग ना कर पाए, अपनी ओरा को। क्योंकि देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, अगर आपकी ओरा अच्छी है, आपके चक्रास का लेवल अच्छा है, आपकी ओरा अच्छी है, तो आपको कोई भी जल्दी से चीज़ें पजेस नहीं कर सकती। लेकिन क्या होता है, इन लोगों का जब ओरा वगैरह कमज़ोर होती है, ओरा ब्रेक रहती है, सारी चीज़ें खराब रहती है, तो कोई भी सोल इनको ईज़िली पजेस कर लेती है। और ऐसा नहीं होता कि सारी की सारी सोल आपको पजेस कर रही है वो करने के लिए। बहुत से केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि कोई सोल आपकी कुछ हेल्प करना चाहती है आपसे, या आपसे हेल्प मांग रही है, या आपको कुछ बताना चाहती है, इसलिए वो बार बार आपके सामने आ रही है। तो जाहिर सी बात ये है कि अगर कोई सोल या कुछ ऐसी चीज़ आपके साथ में बार बार हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है, ये मान के मत चलेगा कि कोई सोल आपको हार्मी पहुंचाने का काम कर रही है, आपको पोजेशन का ही काम कर रही है। हो सकता है कोई आपसे हेल्प मांग रही हो सकता है कोई कुछ आपको बताने की कोशिश कर रही हो सकता है कोई आपकी हेल्प करना चाह रही हो, तो ये चीज़ें भी हो सकती है। तो वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती है इसके अंदर। सर, ये कैसा पता लगेगा कि अगर कोई जैसे मतलब ऐसे मैंने कभी देखा नहीं है स्पिरिट को, और वो एकदम से मेरे सामने आ जाए, और फिर आप कह रहे हो कि कोई कोई सोल होती है जो हेल्प करना मांगना चाह रही है, हेल्प तो करना, ये तो मुझे कैसे ये फिगर आउट यही करूँगा? यही तो चीज़ें होती है ना, यही तो समझने की चीज़ होती है। मान लीजिए आप हो, आपके सामने कोई ऐसा गया, आप एकदम तुरंत डर जाओगे, आपको वहाँ पे डरना नहीं है। बिल्कुल। सीधी सी बात है, जो डरा वही मरा, सीधी सी बात है। ये व्हाट? एक डायलॉग है पहला सा, जो डर गया समझो अच्छा। मर गया। ठीक है ना भाई? एक बात बताओ, आत्मा आपसे कोई शक्तिशाली नहीं है, सोल आपसे कोई शक्तिशाली नहीं, आपके शरीर, आपके साथ में शरीर है, आपके पास में शरीर है, उसके पास कोई शरीर नहीं है। आप अपनी ओरा को स्ट्रोंग रखोगे, आप अपने मन को स्ट्रोंग रखेंगे, वो आपको पजेस भी नहीं कर पाएगी। आपके पास में इतनी शक्ति है, आप शक्तिशाली हो, उससे ज़्यादा शक्तिशाली हो आप, तो काहे को डरते हो आप उससे? हम्म। अगर आप अपने मन को स्ट्रोंग हम्म। रख के चलोगे ना, और आप अपने डर को कंट्रोल में रख के चलोगे, तो कोई चीज़ आपको नहीं नुकसान पहुंचा सकती है। पहले वो आपको डराने की बिल्कुल। कोशिश करेगी। अगर आप जहां आप डरना शुरू हुए, जहां आप डरना शुरू हुए, वहां आपकी ओरा ब्रेक होनी शुरू हुई, और जहां आपकी ओरा ब्रेक होना शुरू हुई, वहां उसको एक रास्ता मिला आपको पजस करने का, और वो तुरंत आपको पजस कर लेगी। यानी कि क्या है, लोहा गर्म किया, हथौड़ी तुरंत मारती। सही है। सब मेनली जो आपने बताया, ऑरा अगर अपना अच्छा करना हो, तो वो कैसे कर सकते हैं कोई देखिए, उसके जो लिए आपको वीक हो अंदर ध्यान, से? उसके लिए आपको ध्यान का सहारा, योग का सहारा वो लेना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए आपको मेडिटेशन चूज करना होगा, मेडिटेशन करो। देखो, ये जो चीज़ें बताई जाती है ना, देखो हमारी जो संस्कृति है ना, वो बहुत पुरानी संस्कृति है। और आजकल क्या है, आजकल मैं आपको बता देता हूँ, लोग बाग अपनी संस्कृति तो वो भूल रहे हैं, बाहर की चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। मैं ये कहता हूँ, अगर हम्म। आप अपनी संस्कृति को फॉलो करने लग जाओ ना, आप अपनी संस्कृति को जड़ से फॉलो करोगे, तो आप ऐसे लेवल पे पहुंच जाओगे, आपको कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकती। एटलीस्ट करके तो देखो। आजकल क्या है, लोगों को अभी बत्ती में आग लगे पटाखा फूटना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। अगर आप योग का सहारा ले रहे हो, तो पहले आप बीज बो रहे हो, तो धीरे धीरे अपने आप को स्ट्रोंग कर रहे हो। जो अब तक आपके शरीर के अंदर कमी हुई है, यानी कि स्टार्टिंग से लेके अब तक का लाइफ स्टाइल जो आपने जिया है, उसकी वजह से आपने अपने शरीर में से जो चीज़ लूज की है, वो धीरे धीरे बनना शुरू होगी, बनना शुरू होगी, धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जब वो चीज़ एक अपर लेवल तक पहुंच जाएगी, तभी तो आपको बाहर तरीके से दिखेगी, या तभी तो आपको उसका चमत्कार दिखेगा। जब आप कर कुछ नहीं रहे हो, एक दिन करके, दो दिन करके, तीन दिन करके, कोई रिजल्ट नहीं मिलता।
ये चीज़ें लॉन्ग टाइम करने की चीज़ है। तो इसलिए ध्यान भले ही 2 मिनट का करो, भले ही 5 मिनट का करो, पर करो। और ध्यान ऐसा नहीं है कि मैं बैठा, सांस लिया, सांस छोड़ दिया, ओम बोल दिया, ये ध्यान हो गया। ध्यान की जो असली अवस्था शुरू तब होती है जब व्यक्ति को खुद ही नहीं पता लगता कि वो कहाँ है। ध्यान की वो अवस्था, ये सब स्टार्टिंग की अवस्था होती है आदमी के मन को शांत करने के लिए। सांस लो, सांस छोड़ो, सांस लो, सांस छोड़ो, कल्पना करो, ये करो, वो करो, फलाना ढिमाना, जो हम चीज़ करते हैं हिप्नोटिज्म वगैरह में, या जब हम भी किसी को रिलैक्सेशन देने का काम करते हैं, तो ये एक स्टार्टिंग का फेज है। लेकिन असली ध्यान की स्थिति तब शुरू होती है जब आदमी का ध्यान लगना शुरू होता है। और ध्यान एक ऐसी चीज़ है, जब लगता है ना, तो आदमी को ये नहीं पता लगता वो कितने घंटे बैठ चुका है। वो हुँ। कितने घंटे बैठ चुका है, आदमी को ये नहीं पता है वो कितने घंटे बैठ गया। वो उठ के देखो, रे मैं इतना टाइम बैठ गया, आदमी को खुद एहसास नहीं होगा, खुद फील नहीं होगा, अरे वाह क्या बात है। मुझे ये बताइए कि इंडिया के अंदर ऐसी कौन-सी हॉन्टेड प्लेसेस हैं जो कि आपने एक्सप्लोर करी हैं और उनको वाक़ई में ही एक हॉन्टेड कैटेगरी के अंदर डाला गया है? देखो भैया, यूट्यूब देखो, अगर हम बात करें इंडिया के अंदर, तो देखो कोई ऐसी तो कोई वो जगह नहीं है कि जहाँ पे खासकर आप देखते हो कि हाँ क्या बोलते हैं आपका, भानगढ़, कुलधरा, ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, अब मैं एक चीज़ बताता हूँ। देखिए, कोई भी हॉन्टेड पैलेस, आप ऐसा नहीं है कि आप, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। मैंने आपको गाजियाबाद हिंडन का पहले नाम दिया था। गाजियाबाद जी। हिंडन में मैंने आपको बताया था कि मैंने 2 इन्वेस्टिगेशन की। एक इन्वेस्टिगेशन पे मेरी चीज़ें वहाँ से, बैग वगैरह फाड़े गए थे, मेरे गैजेट वगैरह इधर-उधर बिखेरे गए थे, मैंने ये बताया था। लेकिन सेकंड इन्वेस्टिगेट पे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि वहाँ पे कुछ चीज़ नहीं थी, हमको कुछ चीज़ नहीं मिली, मैंने बताया था आपको। हुँ। आप देख सकते हो, मैं आपको शायद रिकॉर्डिंग में भेज सकता हूँ अपने पॉडकास्ट एफएम शो की, जब हमने इन्वेस्टिगेट किया था। ठीक है ना? तो अब उसके बाद में अब होता क्या है, इसी तरीके से अगर हम किसी हॉन्टेड लोकेशन पे जाते हैं, तो एक टाइम हो सकता है हमें चीज़ें मिल जाए, और एक टाइम हो सकता है हमें चीज़ें नहीं भी मिले, क्योंकि कोई ऐसा नहीं कि कोई हमारे वेट में बैठी है चीज़ें। तो ये तो बाई लक की चीज़ें होती है। अगर मान लीजिए हमने इन्वेस्टिगेट की, तो वहाँ पे चीज़ें, अब वहाँ पे चीज़ें हुई, तो हमको मिल गए एविडेंस, या हमको चीज़ें मिल गई। अगर हमको नहीं मिले, तो वहाँ फिर हमारी, जो हमारा अपना एक्सपीरियंस है, या हमको जो चीज़ें दिख रही हैं, जो हमको जो चीज़ें समझ में आ रही है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे चीज़ें काम करेंगी। कुछ-कुछ जगह ऐसे भी होते हैं जहाँ हमको प्रूफ नहीं मिलते इस तरह के। कुछ-कुछ जगह ऐसी होती है वहाँ हमको प्रूफ नहीं इस तरह के मिलते हैं, हमको छोटे-छोटे प्रूफ मिलते हैं। उनके आधार पर भी हमको चीज़ें करनी पड़ती हैं। अच्छा। अब काफ़ी सारे लोकेशन है। अब मैं आपको बताऊँ, मैं आपको गिनवा दूँ, द्वारिका है, द्वारिका के अंदर एक हॉन्टेड ट्री है। हॉन्टेड ट्री पे बोलते थे कि वहाँ पे बहुत सारी इस तरह की चीज़ें, अभी कुछ टाइम पहले इन्वेस्टिगेशन की थी द्वारिका ट्री के ऊपर, हमें वहाँ पे कुछ नहीं मिला। कहते हैं पहले वहाँ पे चीज़ें मिलती थी, लेकिन अब चीज़ें कुछ नहीं है वहाँ पे। ठीक है? उसके अलावा हिंडन नदी पे एक बार किया था, अब यहाँ पे किया, यहाँ पे हमें कुछ नहीं मिला। अब इसके अलावा एक जो अगला अगला शो होगा हमारा, भूली भटियारी, न्यू दिल्ली के अंदर है, वो भी मैं 98.3 एफएम के साथ में करूँगा। अब उसका भी प्रोग्राम फिक्स होगा, वहाँ पे भी हम करेंगे। तो अभी हम फिलहाल जो एक मकसद पे चल रहे हैं हम, दिल्ली के जितने भी हॉन्टेड पैलेस हैं, 98.3 मिर्ची के साथ में अभी दिल्ली के जितने भी हॉन्टेड पैलेस हैं, उन पे हम काम कर रहे हैं। हम उन पे वास्तविकता का पता लगा रहे हैं। हुँ, हुँ। एंड सर, तो अगर वो, मेरे को एकदम क्विक क्वेश्चन आया कि जी जैसे पूछिए। अपन ने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि घोस्ट के साथ कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं? जैसे कि बच्चों को चुल होती है कि यार मैं ओइजा बोर्ड लेकर आता हूँ, अपन ओइजा बोर्ड ट्राई करते हैं, और वो आपने एक्सपीरियंस किया हुआ है ओइजा बोर्ड के साथ कुछ देखिए, पहले? मैंने ओझा बोर्ड के साथ एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन ओझा बोर्ड के हाँ, हाँ। साथ में मैंने सुना ज़रूर है। लोग एक दो जानकार हैं, उन्होंने एक्सपीरियंस किया, लेकिन उनको कोई इस तरह की चीज़ें नहीं मिली ओझा बोर्ड के साथ। ठीक है? हुँ, नहीं हुँ। मिली। और मैंने खुद से एक्सपीरियंस नहीं किया, तो इसके लिए मैं उसके बारे में नहीं ज़्यादा बोलूँगा, क्योंकि मैंने जब खुद नहीं किया है, तो मैं क्या उस पे किसी दूसरे के एक्सपीरियंस को शेयर करूँगा अपने। तो मैंने खुद कभी ओझा बिल्कुल। बोर्ड इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है? लेकिन हाँ, मैंने ओझा बोर्ड को इस्तेमाल करने के लिए मैं मना करता हूँ लोगों को, क्योंकि अगर हो सकता है कोई चीज़ आ गई, तो फिर वो बहुत ही हालत ख़राब कर देगी आप लोगों की। अगर मान बिल्कुल। लीजिए आप किसी को ज़बरदस्ती उसके घर से आप खींच के लाओगे, या किसी को ज़बरदस्ती बुलाओगे, तो वो क्या आपको आराम से बोलेगी, आराम से आके बात थोड़ी करेगी, वो गुस्से में तो आएगी। वो ऐसे थोड़ी आ जाएगा। आप किसी को अगर बुलाते हो, तो बुला लोगे इज़िली, लेकिन फिर उसको सँभालना, उसको वापस करना, बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है किसी चीज़ को इस्तेमाल करने के लिए।
एंड सर ओइजा बोर्ड हर कहीं काम थोड़ी करता होगा कि हर कहीं स्पिरिट्स घूम रही है वो हमारे से कम्युनिकेट करने लग जाएंगी। देखिए, अगर ओझा बोर्ड इस साइंटिफिक लेवल पे काम कर रहा है, या फिर कुछ ना कुछ लॉजिक, कुछ ना कुछ चीज़ें इसके साथ में काम कर रही हैं, तो उसको हर जगह मेरे हिसाब से काम करना चाहिए। अच्छा, तो आपको लगता है कि सर मेरे घर में के अंदर भी स्पिरिट्स होंगी कोई ना कोई? वो आपके घर से स्पिरिट को नहीं खींचेगा, वो स्पिरिट की दुनिया से स्पिरिट को निकाल के लेके आएगा। अच्छा, ऐसा होता है? हाँ, स्पिरिट को उनकी उन जो स्पिरिट वर्ल्ड होता है ना, उस वर्ल्ड से कॉल किए करके स्पिरिट को बुलाया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है आप उसका कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो, स्पिरिट आपके पास आ जाएगी। कहते यही है पूजा बोर्ड एंड को। सर अगर अपन वहाँ पर ट्राई करें इसको जहाँ पर ग्रेवयार्ड होता है पूरा। तो वहाँ पे भी चीज़ें आएँगी। आप कहीं भी ट्राई कर लीजिए। देखो, अगर सही में इसके तथ्य सही हैं और ये सही है, तो आप कहीं भी इस्तेमाल कर लोगे, आप कहीं भी सोल को बुला लोगे। जैसे कि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक ऑटो राइटिंग मेथड आता है। ऑटो राइटिंग मेथड के अंदर थीबन नामक अल्फ़ाबेट यूज़ किए जाते हैं, ठीक है? ऑटोमैटिक मेथड के ऊपर, ठीक है? तो आप उस ऑटोमैटिक राइटिंग मेथड के थ्रू आप कम्युनिकेट कहीं भी बैठ के कर सकते हो। आप अपने घर में भी कर सकते हो, आप किसी के यहाँ भी कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो ऑटोमैटिक उसका यूज़। तो उसी तरीके से आप पोछा बोर्ड भी कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो बहुत सारी विधि होती है कम्युनिकेट करने के लिए। कोई खाली अकेला ओझा बोर्ड नहीं है कम्युनिकेट करने के लिए। आप ऑटो राइटिंग मेथड इस्तेमाल कर हम्म। सकते हो। आप किसी को मीडियम मीडियम बना के आप कम्युनिकेट कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं कम्युनिकेट करने के लिए, कोई एक चीज़ नहीं होती है। आपने आंखों देखा कोई देखा है जिसके अंदर कम्युनिकेट करवाया हो किसी को? देखिए, मैंने कम्युनिकेशन में काफ़ी सारे, मैंने 2-3 केसों में देखा है कम्युनिकेट के दौरान चीज़। कोई एक शेयर करिए। देखिए, एक शेयर मैं करूँगा। ये चीज़ है नोएडा के आसपास की। नोएडा के आसपास का केस है। अच्छा। तो जब हम सोल को कम्युनिकेट कर रहे थे, मतलब हम जानने की कोशिश कर रहे थे इसके बारे में, तो किसी न किसी का ऐसा सीन था कि ब्लैक मैजिक वाली स्थिति कराई गई थी इसके ऊपर। तो जिस पर्सन के ऊपर वो क्रियाएँ थी, तो जब उस पर्सन से हम उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे, तो किसी न किसी सोल के थ्रू हमको चीज़ें बताई गई थी कि मैं ये नाम है, मैं वो चीज़ हूँ, वहाँ से आई हूँ, वो सारी चीज़ें बताई। और हालाँकि मैंने अपने एक रिलेटिव के यहाँ भी इस तरह का केस होते देखा है। मेरे रिलेटिव के ऊपर खुद ब्लैक मैजिक किया गया था, और जब उनकी स्थिति हमने देखी थी, तो बहुत बुरी स्थिति उनकी होती थी। तो मैं वो शेयर नहीं कर सकता, इतना बुरा एक्सपीरियंस था उस हम्म। टाइम का। तो मैंने वो चीज़ भी देखी है। तो सर हम लोग डिस्कस कर रहे थे ओइजा बोर्ड के बारे में कि हर कहीं अपन उसको रख के कर सकते हैं, बट उसके अंदर साइंटिफिक रीजंस अभी मुश्किल हैं कि अपन प्रूव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। बट बाकी मैं आपको एक इंसिडेंट बताना चाहूँगा जो कि मेरे मम्मी ने मेरे साथ शेयर किया था ओइजा बोर्ड के बारे में। सो हुआ यूँ था सर कि ओइजा बोर्ड उन्होंने अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ ट्राई किया होगा अपने बचपन के अंदर। उन्होंने आंखों देखा एक्सपीरियंस नहीं बताया, बट उनको भी किसी और कज़न ने बताया था, ये हुआ था उनके साथ कि वो लोग 3-4 जने जने मिलके ओइजा बोर्ड कर रहे थे। तीनों चारों ने अपनी उँगली जो है उसके ऊपर रखी हुई थी, एंड उन्होंने बोला था कि यहाँ पे कोई स्पिरिट्स है जो हमारे साथ बात करना चाहती है, और वो हिलने लग गया वहाँ पे। थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि सर ना उन्होंने ऐसा कुछ उससे पूछा या फिर उन्होंने सही से उसको बाय नहीं किया, तो क्या हुआ घर के ना सारे पर्दे जल गए। तो ये वाला उन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादा हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस शेयर किया था कि ऐसा भी हो सकता है कि स्पिरिट्स है ना आपको हार्म पहुंचा सके जब आप ओइजा बोर्ड कर रहे हो। और मेक श्योर करना चाहिए कि ना ये सब चीज़ सारी जो प्रैक्टिस है करनी ही नहीं चाहिए पहली बात तो, क्योंकि एक हाँ, तरह से ये आप ये कि आप बेल मुझे मार वाली सिचुएशन हो जाती है। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। बिल्कुल। सो जैसे हमने मूवीज़ वगैरह में भी देखा है। अच्छा, इससे पहले सर मेरे को एक और आपने क्वेश्चन आ रहा है। हाँ, हाँ। जी बताइए। आपने मंदिर के लिए बोला था, मैं मंदिर के बारे में आपको बता देता हूँ। आपने मंदिर में हाँ, मंदिर के बारे में एनर्जी का बताइए। पूछा था ना? हाँ, हाँ, मंदिर के बारे में हाँ, आपको तो एक मैं चीज़ यूँ बताने कहना की चाह रहा था चाहता कि हूँ। सर देखिए, मंदिर के अंदर ऐसे लोग होते हैं जो एकदम से ना बिहेवियर उनका बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। ऐसा लगता है उनके साथ कोई हुँ, पजेस हो गई स्पिरिट वगैरह। पर लोग कहते हैं कि यार कोई भगवान वगैरह आए हैं या फिर अपन बोलते हैं ना भैरव जी के उसमें आ गए हैं। हुँ, तो हुँ। ऐसा कुछ हाँ, होता है हाँ, या इस फिर तरह की कोई चीज़ें। दूसरी स्पिरिट्स वगैरह आ जाती हैं? देखिए, एक्चुअली कभी भी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले आदमी के शरीर को उस ऊपर वाले की शक्ति को लेने के लिए आदमी को शरीर को पहले अपने उस लेवल पे लेके आना पड़ेगा। तो ये होता क्या चीज़ है, ये उस टाइम की जो शक्तियाँ हैं, जो शक्तियों के हम इतने पवित्र नहीं हैं। कोई भी इंसान इतना पवित्र नहीं है कि वो किसी भी देव शक्ति का तेज झेल पाए। ठीक है? कोई इतना पवित्र नहीं कि किसी भी शक्ति का, तो उस ये कहते हैं कि उस शक्ति से रिलेटेड
कोई भी ऐसी शक्ति जो उसके उस शक्ति के गण टाइप में आती हैं चीज़ें, जैसे कि कहते हैं कि अगर कोई देवी का भक्त है तो उस पे बोलते हैं कि अगर इस तरह की चीज़ आती है कि देवी आ गई, वो देवी नहीं आती, क्योंकि आदमी का शरीर इतना पवित्र नहीं है कि वो किसी देवी देवता के तेज को झेल पाए। तो वो होता क्या है, वो होता ये है कि उस शक्ति का कोई ना कोई ऐसा अंश, उस शक्ति का कोई ना कोई ऐसा गण, उस शक्ति का कोई ना कोई ऐसा आशीर्वाद रूपी चीज़ है, वो हमारे शरीर के ऊपर या हमारे अंदर प्रवेश करता है, या वो हमारे ऊपर प्रवेश करता है, ताकि हम उसके माध्यम से किसी ना किसी का भला, यानी कि जैसे बोलते हैं कि उसके सिर में देवी आ गई तो लोग बाग क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं या वो पूछना शुरू कर देते हैं, तो वास्तव में चीज़ें होती हैं। लेकिन इसमें मैं ये कहूँगा कि कभी भी वो शक्ति नहीं आती है, उस शक्ति का कोई ना कोई गण या उस शक्ति का कोई ना कोई अंश वो आता है, ना कि वो शक्ति आती है कभी। क्योंकि देव शक्ति कोई खाली नहीं बैठी है कि कोई भी बुला लेगा तो तुरंत आ जाएगी वो। तो वो चीज़ें होती हैं इसके अंदर। ओके। एंड सर उसको मंदिर के अंदर आए होते सब लोगों को ये भी लगता है कि हाँ भगवान जी आए हैं तो इनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं कि हमारा आगे वाला देखो भविष्य यार, क्या है, उनसे भविष्य पूछने लग जाते हैं। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, सबसे पहले तो भविष्य के लिए तो आदमी को अपना कर्म तैयार करना पड़ेगा। जब तक वो कर्म नहीं करेगा ना, तो कोई भी शक्ति कुछ भी बोलते कुछ नहीं होने वाला, है ना? कृष्ण जी भी साक्षात, कृष्ण जी खुद पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर थे, उन्होंने भी गीता के अंदर कर्म के ऊपर जोर दिया है कि बिना कर्म के कुछ नहीं होता है, ठीक है ना? तो हम्म। आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, देखिए मंदिर जो होता है ना, मंदिर के अंदर क्या रहता है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार रहता है। मंदिर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार रहता है, तभी तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि आप जब भी कभी परेशान रहते हो, बहुत परेशान हो, आप मंदिर में जाकर बैठ जाओ, तो आपके माइंड की सारी परेशानी सारी की सारी समाप्त हो जाएगी, हम्म। है ना? पॉजिटिव आप ऑरा हो जाता है पूरा। ठीक है ना? पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे सकारात्मक शक्ति का संचार है, ठीक है? दूसरी चीज़ आपको बताता हूँ, आपने कभी देखा होगा कि हम मस्तक धरती से लगाते हैं, जब भी हम भगवान को प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, तो मस्तक को हम ज़मीन से लगाते हैं। वो पता है क्यों लगाते हैं? क्योंकि जब हम अपने मस्तक को धरती से टच करते हैं, तो अपने मस्तक की जितनी भी नकारात्मक चीज़ें हैं, नकारात्मक सोच है, नकारात्मक ऊर्जा है, वो सारी की सारी धरती अपने अंदर खींच लेती है। हम्म। आपने कभी एक चीज़ नोटिस की होगी, आप कितने भी परेशान हो, आप ये करके देख लीजिएगा चाहे। आप कितने भी परेशान हो, अगर बहुत ज़्यादा आप परेशान हो, आपको कुछ किसी भी समस्या का कोई भी हल नहीं मिल रहा है, तो आप 2 मिनट धरती पे ऐसे मस्तक रख के लेट जाइए। 10 मिनट, 2 मिनट आप लेट जाइए, आप देखेंगे कि 2 मिनट के अंदर आपको लगेगा जैसे आपके माइंड बिल्कुल हल्का हुआ है, आपके माइंड में से कुछ गायब हुआ है, आपको ऐसा फ़ील होगा कि वो जितनी भी नकारात्मक सोच है ना, वो सब धरती खींच लेगी अपने। हम्म। ट्रू। तो हर चीज़ का एक लॉजिक है, हर चीज़ लॉजिक पे चलती है। हम्म। बाकी सर अगर जैसे स्पिरिट्स ऐसे कुछ कलर्स वगैरह पे डिपेंडेड है कि अगर आपने ये वाला कलर पहन रखा तो स्पिरिट वगैरह अट्रैक्ट होने लग जाती है, या फिर ऐसे कुछ आप कर्म करते हो तो उससे अट्रैक्ट हो जाती है, ऐसा कुछ होता है? देखिए देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो अगर आप गंदे हो, आप मतलब गंदे हो बिल्कुल, आपका ये ओरा खराब है या वो चीज़ खराब है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपके पास में आपके ऊपर पोजीशन कर सकते हैं, या फिर आपने खुशबू वगैरह इस्तेमाल की हो, है ना? खुशबू वगैरह इस्तेमाल करके जा रहे हो, ठीक है? तो उस तरीके से चीज़ें ओरा ओरा उस तरीके से चीज़ों को अट्रैक्ट करेगी वो आपकी वो एनर्जी, ठीक है? उसके अलावा खासकर फीमेलों को बोलते हैं कि या तो जब फीमेल अपना डेट टाइम पे हो या फिर प्रेग्नेंट हो, उस टाइम पे लेडीज़ को कभी बाहर नहीं निकलना चाहिए। कहीं न कहीं उस टाइम पे भी उनकी ऑरा ख़राब रहती है, तो उस टाइम पे भी उनको डर रहता है कि कहीं न कहीं वो पजेस ना कर लें। या फिर जब भी लड़का या लड़की की शादी होगी, तब वो भी पूरी तरीके से हल्दी वगैरह का लेप, वो चीज़ हो रहती है, खुशबू वगैरह लगी रहती है। उस टाइम पे भी ऐसा डर वो रहता है कि कहीं कोई न कोई किसी न किसी चीज़ का पजेशन ना रहे। तो ये कुछ ऐसी वो होती है, तो कलर से मैं जहाँ तक मैंने अभी तक अपने करियर में अभी तक मैंने देखा, कलर से मैंने कोई ऐसी खास चीज़ नहीं देखी कि कलर की वजह से कोई चीज़ अट्रैक्ट हो। एंड सर ये बताइए कि हम लोग बात कर रहे हैं स्पिरिट्स के बारे में, घोस्ट के बारे में। अब जैसे कि अब मैं एक नॉर्मल बंदा हूँ, ठीक है? हर कोई मेरे सामने वाला भी नॉर्मल बंदा है। हमारे साथ तो ऐसे आस-पास के अराउंड के अंदर ऐसे कुछ ऐसे इवेंट्स वगैरह, ऐसे एक्टिविटीज़ वगैरह होती नहीं है। बट आप हुँ, जैसे बता रहे हैं कि आपने दिल्ली के अंदर बहुत सारी ऐसी लोकेशंस देखी हैं, जहाँ पे ऐसे कुछ इवेंट्स वगैरह हुए हैं।
तो हम्म। आपके अकॉर्डिंगली ये जनरल हाउस होल्ड जो फैमिलीज वगैरह होते हैं वहां पर इंकर होती है ये वाली एक्टिविटीज, या फिर जो जैसे पब्लिक प्लेसेस हो गई, जैसे अपन आपने भानगढ़ के बारे में बताया जो कि फोर्ट भैया वगैरह हो कहीं गए, भी हो सकते, वहां पर वो ज्यादा होती है। ये एक्टिविटी कहीं भी हो सकती है, इनके लिए कोई ऐसा निश्चित नहीं है कि वो किसी जनरली घर पे हो या किसी ऐसे पैलेस पे हो, वो ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है इस चीज़ का, कहीं भी हो सकती है। कहते हैं ना जब एंड समय सर ये खराब आता है ना फ्रिक्वेंटली तो हो वो, रही है ये चीज? हम्म। नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, कभी कभी रेयर केस में एक्चुअली देखो भाई क्या है, ये चीज़ें जनरली तो बहुत कम होती है, कभी हो गई कभी नहीं हो गई। देखिए मैंने अभी तक अपने लाइफ के अंदर जितने केसेस देखे उसमें मैंने 60% केसेस ऐसे देखे जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के हैं, जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में है, ऐसे केसेस देखे हैं मोस्टली मैंने। ओके ओके। तो कुछ साइकोलॉजिकली पर्सनैलिटी पूरा केसेस डैमेज ऐसे, रहता है उसके अंदर? साइकोलॉजिकल देखो भैया, एक्चुअली होता क्या है, ये सब साइकोलॉजिकल फंक्शन है। अगर आपको प्रॉब्लम है, बिपोलर डिजीज है, या फिर आपको इंसोमेनिया है, या फिर आपको किसी भी तरह का कोई भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो आपको इस तरह की चीज़ें दिखेंगी, आपको विचित्र तरह की आकृति दिखने देने लगेगी, आपको लगेगा जैसे आपके सामने कोई खड़ा है। आधे से ज़्यादा इस तरह के केसेस भी होते हैं। हम्म। तो ज़रूरी है कि हर केस बाकी में ही सर आप जैसे, एंटिटी को जोड़ दें। हाँ, एंड सर जी जैसे बताइए। ये मूवीज वगैरह में भी दिखाया हुआ है एनाबेल डॉल वगैरह जो मूवी वगैरह है, ठीक है, उसके अंदर जो एनाबेल होती है उसके अंदर स्पिरिट पजेस होती है और वही डॉल जो है पूरे फैमिली को परेशान करती है। तो अब ये एक वाले बात इवेंट्स बताओ, वगैरह भी होते हैं इंडिया में? देखो 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 मैं आपको एक बात है, पिक्चर तो ऐसी होती है मेरे भाई, 3 घंटे की पिक्चर होती है। 3 घंटे में हीरो का जन्म भी हो जाता है, 3 घंटे में हीरो बड़ा भी हो जाता है, 3 घंटे में हीरो को हम्म। प्यार भी हो जाता है, हीरो की लड़ाई भी हो जाती है, और हीरो अपना लास्ट एंडिंग हैप्पी एंडिंग भी कर डालता है। भैया रियल हाँ। लाइफ और रियल लाइफ में बहुत डिफरेंस है, ठीक है ना। ठीक है। मैं इन चीज़ों को प्रमोट नहीं करता, पिक्चर वाली चीज़ों को तो मैं खासकर प्रमोट नहीं करता हूँ। ठीक है, पिक्चर में तो कुछ भी आप कह दिखा रहे हो कि सकते वो हैं। अपना मसाला एड ऑन करते हैं उसके अंदर? भैया अधिकतर पिक्चरों के अंदर मसाला ही है, कौन सी रियलिटी है बता दो मुझे। उसके अंदर पहले ही डिस्क्लेमर आता है ना, ट्रू इवेंट्स के ऊपर हाँ निर्धारित है। भैया, कहानी का कुछ अंश लिया होगा, कहानी का कुछ अंश लेके बाकी चीजें तो अपनी मसाले वाली है। अब एक बात बताओ, अगर पिक्चर में वो मसाला नहीं डालेंगे, हरी मिर्च नहीं डालेंगे, लाल मिर्च नहीं डालेंगे, तड़का नहीं लगाएंगे, तो कहाँ से लोग बाग देखेंगे ये बताओ मुझे। मैं यही तो हम्म। आपको कहने की कोशिश कर रहा था लोगों को, भैया तड़का चाहिए, लोग सच्चाई को नहीं देखते। अगर कोई डायरेक्टर या मेरे जैसा होगा ना, और कोई सच्चे आधारित दिखा देगा, तो मैं कहता हूँ पिक्चर फ्लॉप है 100% गारंटी के साथ। हम्म। तो वो चीज़ें सारी की सारी। जिस एनाबेल डॉल का एक एग्जांपल हो गया सर, और जैसे कॉन्जरिंग मूवीज वगैरह हैं जिसके अंदर दो प्रीस्ट रहते हैं, उन दोनों का नाम याद नहीं आ रहा, पर वो दोनों हस्बैंड वाइफ होते हैं और वही जो है क्योर करते हैं पूरे हाउस को, पूरे घर को, जो भी एक्टिविटीज़ वगैरह हुई होती हैं। और उसकी जो बीवी होती है उसको ऐसा कुछ वरदान वगैरह होता है या फिर ऐसा कुछ एनर्जी होती है जो कि ना वो स्पिरिट से कम्युनिकेट कर लेती है। उसकी स्पिरिट्स को जो भी कुछ हुआ हो पास्ट के अंदर वो उससे पूरा जान लेती है, फिर उस अकॉर्डिंगली उसका क्योर दिखाती है वो पूरी फैमिली को। वो चीज़ें ऐसी चीज़ें होती हैं वास्तव में, कम्युनिकेशन की शक्तियाँ होती हैं, बहुत से लोग हैं ऐसे आज के टाइम में जिनका कम्युनिकेशन हो जाता हम्म। है, मैं उस चीज़ को नहीं कह रहा। लेकिन जो उसकी कहानी होती है ना, जो कहानी दिखाते हैं कि हैप्पी एंडिंग, ज़रूरी नहीं कि हर एंडिंग हैप्पी ही हो। बहुत से केसेस ऐसे भी हम्म। देखे हैं कि जहाँ पे हैप्पी एंडिंग नहीं होती, जहाँ पे आदमी फिर ऊपर ही पहुँच जाता है। तो ऐसी भी चीज़ें होती हैं, तो पिक्चर में ऐसा नहीं दिखाते, पिक्चर में तो हैप्पी एंडिंग दिखाते हैं। आज तक बताओ कितनी मूवी है, आप आज तक की है जितनी भी मूवी है सब के अंदर हैप्पी एंडिंग है। चाहे आप इंडियन कल्चर की ले लो, राज ले लो, ठीक है ना, उसके अलावा एक हॉन्टेड ले लो, राज 3 ले लो, वीराना ले लो, खूनी महल ले लो, ये जितने भी है मूवीज हैं सारी की सारी हैप्पी एंडिंग तो है। लास्ट के अंदर क्या दिखाया गया है कि बुराई पे अच्छाई की विजय दिखाई गई है। लेकिन कभी कभी बुराई पे अच्छाई की विजय के लिए वेट भी करना पड़ जाता है। हम्म। बिल्कुल। बाकी सर अगर आप एक लास्ट, अगर कोई ऐसी टेरिफाइंग स्टोरी शेयर करना चाहो जो आपने अपने करियर के अंदर देखा नहीं हो ऐसा आज तक। देखो भैया, मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ छोटी सी। क्या ये काफ़ी टाइम पुरानी है, काफ़ी टाइम, मतलब स्टार्टिंग की ही मेरी मान के चलिए, स्टार्टिंग की एज में, जब मैं मतलब इस फील्ड में आया था स्टार्टिंग में, तो मुझे इतना नॉलेज नहीं था, इतना ज्ञान नहीं था चीज़ों के बारे में, इतनी वो नहीं थी।
तो मैं जब स्टार्टिंग की मैं चीज़ें समझने की कोशिश करता था, तो जब भी मैं कोई इस तरह के केस देखता था, मेरे रोंगटे से खड़े हो जाते थे। मुझे अंदर से डर लगता था, अरे यार! ऐसे भी चीज़ें होती हैं, वैसे भी होती हैं। तो उस टाइम पे जो मेरे सीनियर थे, उन्होंने मुझे कहा कि वैभव, अब इस केस को तू सॉर्ट आउट करेगा। मेरी हालत ख़राब कि भैया मुझे कुछ आता नहीं है, कुछ जाता नहीं है, कभी उल्टा-सीधा हो गया, कभी कोई मेरे चिपट गई या कभी किसी ने मुझे पजेज़ कर लिया, तो मेरे लेने के और देने पड़ जाएँगे। तो भैया ठीक है, कोई नहीं। मैंने कहा चलो भैया, नाम ले लिया आपको, मैं कहा चलो सर मैं करता हूँ, मैं ऊपर वाले से, मैंने कहा भगवान रक्षा करना, रक्षा करना, रक्षा करना। तो मैं वो सारी चीज़ लेके, तो अब वो सारी चीज़ें करने के बाद में मैंने बोला कि चलो ठीक है, मैं अब काम करता हूँ। तो जब मैंने उस केस पे काम करना शुरू किया, तो मैं वास्तविकता में आपको बताता हूँ, जो जितना मैं डर रहा था काम करने से पहले, जब मैंने उस केस पे काम करना शुरू किया, तो उस केस में मुझे रास्ते मिलते रहे, समझ आती रही, चीज़ों को आती रही। लेकिन एक जगह पे आके मैं ऐसा फँसा कि ना मुझे उधर का रास्ता मिला, ना मुझे इधर का रास्ता मिला। तो जब मुझे इधर-उधर का रास्ता नहीं मिला, तब फिर मैंने अपने सीनियर से का सहारा लिया, और फिर उस केस पे मैंने प्रॉपर काम किया, और मैंने खुद के बेस पे उस केस सॉर्ट आउट कर दिया। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी भी चीज़ को लेके ना, अगर आप डरोगे, क्योंकि आपके मन का जो अंदर का डर है, वही आपको मजबूत भी बना सकता है और वही आपको कमज़ोर भी बना सकता है। अगर आप अपने अंदर उस डर पे कंट्रोल कर लोगे, तो आप मजबूत बन जाओगे, और अगर आप उस डर को हावी होने दोगे, तो आप बन जाओगे कमज़ोर। पहली चीज़। अब एक केस मैं आपको बताता हूँ। ये केस मेरे एक रिलेटिव के साथ हुआ। मेरे मेरे एक रिलेटिव हैं, उन्होंने दिल्ली में कहीं फ्लैट लिया था। उन्होंने कहीं फ्लैट लिया, तो उन्हें वो सस्ता फ्लैट मिल गया, क्योंकि वो घर था हॉन्टेड। उन लोगों को उसके बारे में पता नहीं था। तो अब जब उनको पता नहीं था, उनको सस्ते के चक्कर में उन्होंने ले लिया। अब लेने के बाद में होता क्या सीन है, वो उन्होंने चीज़ें छोड़ी सारी की सारी, चलो ठीक है, अब हम पूजा-वूजा कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। तो जिस दिन उनके घर में पूजा थी, तो जब उस घर के अंदर एंट्री की गई, तो आवाज़ आती है पीछे से, "भाग जाओ, बाहर जाओ", इस तरह की आवाज़ें आने लगी। ठीक है? आवाज़ आई, कोई दिक्कत नहीं, उनको लगा कि ऐसे ही होगा। तो पंडित जब अंदर घुसा, अब जब वो एंटिटी पंडित के सामने खड़ी हो गई, वो एंटिटी जब आई सामने, भाई साहब पंडित की हवा खराब। और जैसे वो हंसने लगी, पंडित ने तो उठाई अपनी धोती, और जो लोग थे वो है, उन्होंने उठाई अपनी धोती, और वो वहां से फरार। भाई साहब कोई नहीं रुका उस घर के अंदर। इस तरह की भी चीजें होती हैं। उस दिन के बाद में फिर वो फिर क्या घर में हुआ नहीं सर गए। उसके बाद? बाद फिर बाद में वहां पे कुछ पूजन पूजन हुआ, सारी कुछ चीजें ठीक हुई, फिर उसके बाद में सारी नॉर्मल चीजें हुई है। ऐसे ऐसे केसेस हैं तो हमारे मतलब भाई। शुद्धिकरण हो गया था मतलब उसके बाद उसका? हाँ, शुद्धिकरण, हाँ, बाद में चीज़ें की गई, हाँ, बाद में चीज़ें की गई। जब हमें गजब इसके सर। बारे में इस केस के जब हमें इस केस के बारे में बताया गया ना, तो हम भी बहुत लोट-पोट हुए थे एक टाइम पे। मैंने तो कहा सर ये ये जो भैया पंडा। सामने, हुँ, हाँ, सामने जो वो बताइए? खड़ी हुई थी स्पिरिट वगैरह, तो वो किन किन हुँ, लोगों हुँ। ने देखा था? सब लोगों ने देखा था जिस जिस वक्त सब वो कर रहे हाँ, थे? जो वहाँ पे लोग मौजूद थे, हाँ, जो लोग वहाँ पे मौजूद थे। इस केस पे मैंने बोला था कि मैं सॉर्ट आउट करूँगा, लेकिन वो उन्होंने फिर पता नहीं किस पे कैसे किया उन्होंने, वो मुझे नहीं पता, लेकिन वो हो गया था फिर सॉर्ट आउट। ओके। बाकी सर आपको सपने वगैरह आते हैं? आप तो ये पूरा डील करते रहते हैं 24 घंटे, किस चीज़? सपने भूतिया तो सपने। पता नहीं कभी ना, ना, भूत या सपने नहीं आते। हाँ, ऐसे अगर ऐसे कभी-कभी आए, जैसे मेरे मेरे सामने खड़ी हुई है, हमारी लड़ाई हो गई बीच में, हम जीत गए, कभी वो जीत गए, इस तरह तो चीज़ें तो चलती रहती हैं। पर कोई ऐसा भयानक बाकी सपना सर नहीं, अगर कोई जैसे डरावना कोई। एकदम से कुछ सामने वगैरह आ जाता है तो हार्ट बीट वगैरह ऊपर नीचे हो जाती है, ऐसा कोई भाई इंसिडेंट? साहब एक बात, ये भाई साहब होती है बहुत चीज़ें, बहुत होती हैं चीज़ें ऐसी। ऐसा नहीं है कि मैं ये कह दूँ कि हाँ। मुझे मेरे साथ नहीं होती, होती हैं चीज़ें। ये एक स्वाभाविक है, हम इंसान हैं, ठीक है ना? ये चीज़ स्वाभाविक है। जब मेरे सामने इस दुनिया का ना के कोई दूसरी दुनिया का वो आएगा, तो रोंगटे तो खड़े होंगे ही होंगे ना भैया, इस तरह की चीज़ों से। हुँ। हालाँकि बाद में डील हो जाती हैं चीज़ें, लेकिन होती हैं ऐसी चीज़ें, स्वाभाविक है। इसमें मैं ये नहीं बोलूँगा। और हम तो कभी-कभी लोकेशन से, मैंने आपको बताया कि भागना भी सेफ रहता है मेरे भाई, तो भागे भी हैं, हम तो गए भी हैं लोकेशन छोड़-छोड़ के। हुँ, हुँ। तो वो सारी चीज़ें होती हैं। सर ये जैसे आप पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं,
अगर किसी को रुचि हो तो कैसे, क्या रोड मैप रहता है इसका, अगर किसी को बनना हो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर सर्टिफाइड? देखिए, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बनने के लिए आपको कोर्स करना पड़ता है पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन का। इसका सर्टिफाइड कोर्स होता है। आप लोग ये सर्टिफाइड कोर्स करते हो तो आप एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बन सकते हैं। आप अपना खुद का ऑफिस भी खोल सकते हैं, अपना खुद का सेंटर भी खोल सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप हमारे साथ भी काम कर सकते हैं जुड़ के। लेकिन हमारे साथ में अगर काम करोगे तो हमारे साथ में परसेंटेज पे काम होता है, क्योंकि हमारे पास में केसेस जो होते हैं, अगर कोई केसेस लेके आता है और कोई हमारे साथ में काम करता है तो हम उसके हिसाब से, क्योंकि क्या होता है ना, इसमें परमानेंट कोई सैलरी नहीं होती है। ठीक है, जॉब की कोई शॉर्ट नहीं होती कि हमारे यहाँ से अगर आप कोई कोर्स कर रहे हो तो हम जॉब देंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर आप हमसे कोर्स कर रहे हो और आप इंटर्नशिप टाइप की करना चाहते हो तो आप हमारे साथ जुड़ के काम कर सकते हो। उसमें हम आपको पे भी करेंगे अगर आप हमारे साथ में कोई केस पे जाते हैं शूट करने के लिए तो। हम्म। लेकिन जॉब की कोई शॉर्टी नहीं एंड होती है, सर जॉब की जैसे कोई गारंटी हम इस लोग नहीं देते हैं अपन, उसमें। तो इसके अंदर जी मेनली बताइए। आता क्या है, ये जो आप बता रहे हैं सर्टिफिकेशन पढ़ाई के अंदर? देखिए, पढ़ाई के अंदर इसके अंदर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन, पहले तो व्हाट इज पैरानॉर्मल साइंस, क्या पैरानॉर्मल साइंस है। ठीक है, किन किन चीज़ों पे ध्यान रखा जाता है, एक इन्वेस्टिगेटर को कैसे एविडेंस कलेक्ट करने चाहिए, एक एविडेंस कैसे, गैजेट्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन के बारे में गैजेट्स होती हैं, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, ओप्स वगैरह, नेचर ऑफ स्पिरिट, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें उसके अंदर बताई जाती हैं। जो भी उसके जो भी कैसे क्योर करना है चीज़ को, जी है जी ना? जी 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 सारे उसकी चीज़ें होती होंगी। और जी कितना जी। लंबा ड्यूरेशन का कोर्स होता है ये? देखिए, सर्टिफिकेट ये लगभग 3 मंथ्स का भी है, 6 मंथ का भी है, 1 ईयर्स का भी है। अच्छा। एंड सर आपने जो जो सिक्स इंडियन मंथ पैरानॉर्मल सोसाइटी का बताया है, हाँ, हाँ इंडियन जी। पैरानॉर्मल सोसाइटी एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया बेस्ड है? सर, इंडिया के अंदर पैरानॉर्मल साइंस को लेके आने वाली साइंटिफिक लेवल की जो सोसाइटी है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो है आईपीएस, इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी, जो कि हमारे जो सीनियर रह चुके, मतलब सीनियर हैं, अब तो खैर इस दुनिया से वो नहीं रहे हैं। गौरव तिवारी जी का नाम आपने सुना होगा, गौरव जी। उन्होंने इसकी स्थापना की थी, इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की। भारत में पैरानॉर्मल साइंस को लेके आने वाले पर्सन वही रहे हैं। और जो मेरे सीनियर रहे हम्म। हैं, अभिजीत सरकार, वो सब उन्हीं के साथ में वर्क करते थे, गौरव जी के साथ में। गौरव तिवारी जी के साथ में अभिजीत सरकार थे। एक मेरे सीनियर है रविशेखर जी है, वो भी उन्हीं के साथ में काम करते थे। तो आईपीएस तो पहली एजेंसी है जो इंडिया के अंदर पैरानॉर्मल साइंस को लेके आई थी, एक साइंटिफिक लेवल पे। ओके। चलिए सर, फिर पॉडकास्ट के एंड पे आ चुके हैं हम, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड मैं आशा करता हूँ कि अपन फिर एक और बार कोई नई इन्वेस्टिगेशन आप लेकर आएँ तो हम फिर से वापस पॉडकास्ट करते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो, वैभव जी। थैंक यू।